हेलो दोस्तों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं साइंस के जो इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 4 मार्च को पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का। वो आपका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम आपके 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। हम आपको वहां पे प्ले लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हम सीधे अपनी वीडियो पर बिना समय को व्यस्त करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। ये क्वेश्चन आपके सब पीवाई के क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि हम जल्दी नहीं, आपको आराम से हर एक पॉइंट समझाएंगे। जो आपके एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? भारत में जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा हुआ है। बिंदेश्वर पाठक, जैसे चौधरी, राजेंद्र सिंह या सुंदरलाल बहुगुणा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको मालूम है तो आप वीडियो को रोक के इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो देखिए आपके कितने नंबर सही होते हैं। तो पहला आंसर आपका क्या है? राजेंद्र सिंह। भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह भारत में जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? ऑप्शन है उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपके सामने है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब बाकी हम ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हैं। देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं, वे जो जीव होते हैं जो प्राथमिक, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके सामने कलर चेंज करके, जिससे आपको दिक्कत ना हो। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो प्राथमिक, पहले 1 मिनट पहले बता दें आपको इसमें। तो राइट आंसर 7 बता दिया आपको, एक्सप्लेन भी कर दें। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी चीजें खाते हैं। अब शाकाहारी चीजें कौन कौन खाते हैं वो आप लोग बताइए। ऑप्शन आपको सामने बता दें। जैसे जो सिर्फ शाकाहारी चीजें खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, जैसे गाय, गाय सिर्फ रोटी या घास जो खाती है। और कौन है क्या? हिरन, खरगोश, जिराफ आदि, और भी नाम होते हैं, वो सब खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो शाकाहारी जंतु खाते हैं। अब देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इसमें क्या है? ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता जीव को खाते हैं। देखिए ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता जीव को खाते हैं, कौन कौन? ऐसे जीव जो गाय, हिरन, खरगोश, जिराफ इनको खाते हैं। तो ऐसे जीव को बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता जीव। इन द्वितीय उपभोक्ता जीव में कौन कौन आते हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे इरेज कर दें। देखिए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए ऐसे जीव जो प्राथमिक, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग शाकाहारी। और द्विभोक्ता में कौन आते हैं? जो होते हैं आपके सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या हो जाते हैं? जो शाकाहारी चीजें खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं जैसे मेंढक। द्वितीय जीव में कौन कौन आते हैं? मेंढक, लोमड़ी, मछली, द्वितीय जीव समझ है? ऐसे जीव सर्वाहारी होते हैं, यानी जो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, मेंढक, लोमड़ी, मछली। अब देखिए आपके सामने एक ऑप्शन और है, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं?
तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। मांस कौन कौन खाते हैं? जैसे शेर, शेर सिर्फ मीट मछली खाता है, बाघ और आदि और भी जानवर होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया आपको पूरे द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? यानी कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? भारत को, जर्मनी को, डेनमार्क को या चीन को? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। तो इसका राइट आंसर क्या है? डेनमार्क। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर अपने। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। जो वायुमंडल होता है उसकी ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, आपको समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे रिंग बना दी हमने। यहाँ पे हम बनाते हैं आपके लिए सौर। तो और वैसा कर दें जिससे देखने में अच्छा लगे। ये आपका सन हो गया। अब ये यहाँ पे जो पृथ्वी है, ये क्या हमारा अर्थ, ये क्या है सन, और ये हमारी क्या होते हैं परावैंगनिक यूवी किरणों की जो सर्किल होते हैं, ये रक्षा करते हैं। तो इन्हें क्या बोला है? वायुमंडल की ओजोन परत होती है जो पृथ्वी को बचाती है। जो वायुमंडल ओजोन परत होती है, पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? जो पृथ्वी को जो क्या ओजोन परत है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत। जो हमने सर्किल बनाई इन्हें बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत। और यहाँ से निकलती हैं सूर्य की किरणें इस तरीके से। तो ये किरणें होती हैं, इन्हें किरणों क्या बोलते हैं? ये कलर नहीं चलेगा, कलर जे लेते हैं। इसको बोलते हैं परावैंगनिक की यूवी किरणें। ये अब इन्हें क्या बोला है आप समझ में आ गया होगा आपको हम क्या समझना चाहते हैं। जो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे? ओजोन पर किसका? यूवी किरणों से। पर किससे बचाते हैं? यूवी किरणों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? परावैंगनिक यूवी किरणें। इसका राइट आंसर क्या हो गया? परावैंगनिक यूवी किरणें। आपको डायग्राम कैसे समझा दिया, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा आपको। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? परावैंगनिक की यूवी किरणों से। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है, जो एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन क्या है? पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आप लोग हमें बताइए वीडियो रोक के। आई थिंक आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका राइट आंसर है पपीते का फूल। राइट आंसर क्या है? पपीते का फूल। अब आप लोग को एक चीज जानिए कि एक लिंगी फूल क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए एक लिंगी फूल क्या होता है? ऐसे पुष्प क्या है? ऐसे फूल जिसमें नर और मादा में से कोई एक लोग हो। एक लिंगी फूल जिसमें नर और मादा में से कोई एक होता है, कोई एक, उसे बोलते हैं हम लोग एक लिंगी फूल का उदाहरण। एक लिंगी फूल जिसमें नर मादा में से कोई एक लोग होता है उसको बोलते हैं हम एक लिंगी फूल। इसमें क्या आता है? पपीते का फूल आता है। बाकी इसके नीचे ऑप्शन वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको एनालिसिस कर दें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें इन्हें दे रखा है जो गुलाब का फूल है वो क्या है? तो गुलाब का फूल और जो सरसों का फूल ये दोनों आपके कौन से? द्विलिंगी। कौन से? द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या होते हैं वो समझ लीजिए। द्विलिंगी में आपको नर और मादा दोनों दे रखे होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए आपका द्विलिंगी में नर और मादा, पर नर को बोलते क्या वो भी आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाए कि जो पुष्प होते हैं उसमें नर होता है उसे किस नाम से बुलाते हैं? उसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं उस लोग? पुंकेसर। और जो मादा होता है उसमें जो मादा होता है वो किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्त्री केसर। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आपका ये भी, स्त्री केसर। तो आप लोग राइट आंसर याद रखें। जो फूल होते हैं ये पुष्प बोलते हैं, उसमें जो नर होगा उसे बोलते हैं पुंकेसर, जो मादा होती है उसे बोलते हैं स्त्री केसर। जब दोनों चीजें एक ही में उसे बोलते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी के उदाहरण क्या होते हैं? गुलाब का फूल हो गया
और सरसों का फूल हो गया। और भी नाम आपको अगर यहाँ पे दें तो और भी नाम होते हैं, यहाँ पे देखिए गुलाब का फूल, सरसों का फूल, और होते हैं आपके टमाटर का फूल, बैगन के फूल आदि। इन सब के फूलों की बात कर रहे हैं हम आपको, इतने सब मिलते हैं। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो अब आप लोग अगर वीडियो को अभी तक रुके हुए हैं तो इसके मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोगों को बस एक काम करना है, आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को बस आपको लाइक, जो आपके लेफ्ट हैंड पे जो अंगूठे का बटन है उसे आप दबाइए, जिससे जो हमें लाइक मिलेगी। उसके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके पास जो बेल आइकन दे रखा होगा, जो आपका बेल आइकन, इसको आप लोग ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप मेरे एक भी लेक्चर यानी एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो आई थिंक आप लोग इतना करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप लोग वीडियो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। 5 वाला आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसमें कैसे गया था, इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या था। 6 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो आप लोग इसको बताएं कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है, ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दे रहे हैं डायग्राम द्वारा, वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा। देखिए जैसे यहाँ पे एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जो यहाँ पे साइड में जो आपको हल्का एरिया दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। जब ये चीज अपनी मातृ कोशिका यानी जो इसकी जो माँ बोली जाती है, जिससे वो अलग हो जाते हैं अपनी मर्जी से, तो उस विधि को ही हम लोग बोलते हैं मुकुलन विधि। तो वो चीज किसमें? हाइड्रा में पाई जाती है। किसमें? हाइड्रा में। और किसमें पाई जाती है वो हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं आंसर। देखिए आपकी किसमें हाइड्रा में पाई जाती है ये मुकुलन विधि, हाइड्रा में, स्पंज में, और आपके होते हैं ऑर्लिया में। किसमें? ऑर्लिया। इनमें आपको जो मुकुलन विधि पाए थे, पर एग्जाम में आपके एग्जाम रिलेटेड क्या है? हाइड्रा। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके? मुकुलन द्वारा। आइए चलते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पर अपने। आइए 6 क्वेश्चन आपके सामने बोला गया हुआ है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। अभी हमने आपको नर पुष्प हो गया, मादा पुष्प हो गया, नर को क्या बोलते हैं आप लोग हमें कमेंट बताइए। अभी आपने देखा जो नर पुष्प होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन क्या है? स्त्री केसर या पुंग केसर। तो आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? बाह्यंगल, पंखुड़ी, पुंकेसर या बद्रिकाग्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प होता है उसमें नहीं पाया जाता है बद्रिकाग्र। राइट आंसर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, बद्रिकाग्र नहीं पाया जाता है। आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन पे हम लोग अपने। 8वां प्रश्न आपका बोला गया है कि जो विद्युत धारा का मापन करता है, क्या? जो विद्युत धारा का मापन करता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विद्युत जनित्र द्वारा, अमीटर द्वारा, धारा मापी द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? अमीटर द्वारा। जो विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा? अमीटर द्वारा करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो इसमें दे रखा है आपका धारा मापी द्वारा, ये धारा मापी को और क्या बोलते हैं पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं। धारा मापी को बोला जाता है दूसरे नाम में गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा नाम इसका क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। लिखे दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए करें। जब हम लोग आपके सामने वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको सब लिख कर आ रहे हैं, तो आप कब तक याद रखेंगे? अगर आप लिख लीजिए तो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने के नोट्स मिल जाएंगे। गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये काम करता है कि परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाना। गैल्वेनोमीटर किसका काम करता है? जैसे यहाँ से एक परपथ ऐसे हमने बनाया है, इसमें कितनी जो आई है बह रही है उसका पता कौन लगाता है? धारा मापी द्वारा यानी गैल्वेनोमीटर। जैसे आपने कभी का देखा हो, जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से एक बना दिया, यहाँ पे बैटरी जोड़ दें, यहाँ पे जी जोड़ देते हैं, यहाँ पे कुंजी और भी चीज लगा सकते हैं। तो बोलते हैं ये धारा इसमें आई कितनी प्रवाहित हो रही है, वो किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर। यानी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है।
किसके द्वारा पता करते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर द्वारा। चलिए चलते अपने 9वें क्वेश्चन पर। तो आवाज हमें लगता है स्पीड नहीं आ रही थी इसीलिए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हुआ है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? देखिए हमने आपके सामने डायग्राम भी दे रखा है जिससे आपको समझ में आए। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। इसका देखिए आप लोगों को राइट आंसर बताना होगा। तो पहले देखिए सोचने का कार्य कौन करता है, हम पहले आपको समझा दे रहे हैं, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। जो आपका सबसे ऊपर होता है इसे बोलते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क या बोलते हैं हम लोग इसे अग्र मस्तिष्क। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो आपका यहाँ दे रखा है, इसका कार्य होता है सोचने का। इसका कार्य क्या होता है? सोचने का। जो सोचता है कि क्या होना है क्या नहीं, इस सब का कार्य कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। उसका आपके सामने दे रखा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है जो एरिया बीच का है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जानकारी का आदान प्रदान करना। इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इधर से उधर देना, जानकारी का आदान प्रदान करना। उसके आपके सामने होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क आपका दे रखा होता है इस साइड में, ये देखिए ये है, ये एरिया में ये आया पश्च मस्तिष्क। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि शरीर में प्रमुख अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना। क्या होता है इसका कार्य? जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं, उन कार्यों को करने का कार्य या नियंत्रित करता है कौन? पाश मस्तिष्क। उसके बाद अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का सबसे मेन काम होता है, अनुमस्तिष्क आपका ये दे रखा है, कलर चेंज करके समझा दे रहे, ये है जी अनुमस्तिष्क। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि हम लोग जो चलते हैं या जो हम लोग देखते हैं या जो हम लोग कुछ खाते हैं उसका स्वाद पा करते हैं, कुछ सूंघते हैं गंध उसकी, या हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है। ये सब काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क। को याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे माइंड में कि किसका कार्य क्या करता है क्या नहीं करते हैं। तो अगर राइट आंसर इसका देखा है तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? क्या कहता है? अग्र मस्तिष्क। अगर टीचर आपसे पूछ ले, टीचर ने अगर आपसे पूछा कि बताइए कि जो सोचने वाला भाग क्या करता है, तो आप बोल दिए सीधे अग्र मस्तिष्क। तो अगर पूछ ले कि जानकारी को इकट्ठा करने वाला कार्य कौन सा मस्तिष्क में कौन सा भाग करता है, तो आप लोग सीधे बोलिएगा मध्य मस्तिष्क, जो जानकारी इकट्ठा करता है इधर से उधर पहुंचाते हैं। फिर अगर टीचर आपसे पूछे कि बताओ बच्चों कि जो जो पश्च मस्तिष्क होता है वो कार्य क्या करता है, तो आप लोग सीधे बोलिएगा जो हमारे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐसे अनैच्छिक कार्यों को, जो प्रमुख अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित यानी सही से रखता है, वो कार्य कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। पर अगर टीचर पूछे नहीं, अभी वो खुश नहीं हुआ और आपसे वो क्या पूछना चाहता है कि बताइए हम जो देख रहे हैं वो किस मस्तिष्क के द्वारा देख रहे हैं, तो आप बोलिए अनुमस्तिष्क। टीचर पूछे जो हम खाते हैं उसका स्वाद हमें कैसे पता चलता है, तो आप लोग बताइए अनुमस्तिष्क के द्वारा। अगर टीचर आपसे पूछे जो हम सोचते हैं या जो हमारी बुद्धि काम करती है या हम कुछ अपलग कार्य करते हैं, गति करते हैं, वो किस मस्तिष्क के द्वारा होता है, तो आप लोग बोलिएगा अनुमस्तिष्क के द्वारा। आई थिंक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या लिखा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आप वीडियो रोक के इसका आंसर कमेंट में दीजिए, हम आपके सामने आपको सोल्व करके दिखाते हैं इसका आंसर। देखिए फोकस, इन्हें फोकस दे रखा हमें कितना? 10 सेंटीमीटर। फोकस को स्मॉल एफ बोलते हैं। इन्हें देखा एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यार रखें ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है? जब एक वस्तु के बराबर का आकार और वस्तु के प्रतिबिंब बनता है। तो कब बनता है? जब तुम्हारे पास 2f पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2f पर। तो पूछा कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो इनकी दूरी हमें देखिए 10 सेंटीमीटर। पर इन्हें पूछी क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पे सूत्र लगाते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे? सूत्र। देखिए 2f और कुछ नहीं करना है बस, क्योंकि हाँ वस्तु कब होगी? 2f पर होगी, तभी वस्तु के बराबर आकार बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए 2 ऐसे रख दिया, ये अब कितना दे रखा है? 10, गुणा कर दो 10 दूनी 20। इसका राइट आंसर कितना है? 20 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और अगर एंजॉय किया हुआ है और आपको अच्छा लगा है कि आपने एग्जाम में कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, तो अपने इस चैनल AR कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, किसी और भी बच्चों की इस वीडियो से हेल्प हो सके। हम जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।